अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर एनसीईआरटी 11th का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें हर चैप्टर को पूरी शिद्दत से, पूरे प्रेम से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। नाउ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यहाँ पर एक वर्ड है फोटोसिंथेसिस और एक वर्ड है हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब हम बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, एक जनरल अगर हम बात करें, हालांकि हम इस चैप्टर में धीरे धीरे बहुत डिटेल में पहुंचेंगे, हम इसमें बहुत सारी ट्रिक्स को यूज़ करेंगे साइंटिस्ट के नाम लर्न करने के लिए, साइकिल्स को लर्न करने के लिए, कुछ स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से याद करने के लिए। बट अगर हम बेसिक्स बात करें, आपने 9th-10th में जो पढ़ा है, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट। अब यहाँ हम किस लाइट की बात कर रहे हैं? सनलाइट। तो फोटो का मतलब सनलाइट, और सनलाइट को यूज कर सिंथेसिस या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? खाना। खाना मतलब फूड, फूड मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने हवा में सनलाइट डाली और खाना बन जाएगा, या पानी पे सनलाइट डाली और खाना बन जाएगा। तो आखिर क्या रॉ मटेरियल्स हैं जिन पर सनलाइट यूज करके हम फूड बना सकते हैं? तो यहाँ हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन 2 की जरूरत पड़ती है, CO2 और वाटर। जब CO2 और वाटर को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट से, तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है, और इस प्रोसेस में एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब क्या रूट्स फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं? क्या प्लांट का हर पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। हमें पता है सिर्फ जो हरे पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स या स्टेम का ग्रीन पार्ट अगर है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वो ग्रीन है। ग्रीन मतलब उनमें कोई ऐसा पिगमेंट है जो इस सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और ट्रैप करके CO2 और वाटर को फूड में कन्वर्ट कर सकता है। आज की तारीख में हम जानते हैं वो क्लोरोफिल है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, हमें वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तब जाकर फूड फॉर्म होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये इसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली एनर्जी कहां से मिल रही है? सन से, यानी कि ये एक फिजिकल एनर्जी है, सन का एक फिजिकल अस्तित्व है। तो यहां पर जो सन की एनर्जी है, क्या एनर्जी है? लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फूड में, वो फूड के जो ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जाके स्टोर हो जाएगी। तभी तो जब हम खाना खाते हैं और उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होता है, ATP एनर्जी रिलीज होती है। सो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या ये कहें कि ये लाइट एक फिजिकल बॉडी से आ रही है, सन से आ रही है, यानी कि ये कैसा प्रोसीजर है? फिजिकल यानी फिजिको, और केमिकल क्योंकि केमिकल फूड बना रहा है, प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, जहां पर सन की लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट होती है। इसके रॉ मटेरियल्स हैं CO2 एंड वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड फॉर्म होगा और साथ में रिलीज होगा ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कैसा प्रोसेस है, एंडरगोनिक या एक्सर्गोनिक? हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। एक्सर्गोनिक मतलब जहां पर ATP रिलीज होती है। क्या यहां पर ATP रिलीज हो रही है? नहीं, यहां पर तो एनर्जी यूज हो रही है खाना बनाने के लिए, यानी ये कैसा प्रोसेस है? ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। अब मैं आपसे पूछती हूं, ये आपको नहीं पता होगा, ये भी ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है। इसमें कुछ कंपाउंड
ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ रिड्यूस होंगे। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये CO2 वाली रिलीज हो रही है, बाद में पता चला ये वाटर वाली ऑक्सीजन है जो रिलीज होती है। तो यानी H2O में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्या बचेगा? ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो हाइड्रोजन इस CO2 के पास जा रही है, तभी तो C6H12O6 बन रहा है। तो CO2 में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो CO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 रिड्यूस हो रहा है, यानी ये कैसी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या होगा, अभी हम सिर्फ एक बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले इतना समझते हैं और फिर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जरूरी नहीं है सिर्फ हरी पत्तियां, स्टेम भी हो सकता है, जो भी ग्रीन पार्ट है जहां पर भी क्लोरोफिल है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। सो ग्रीन पार्ट्स, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्या यूज करेंगे? CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या रिलीज करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन। यहां पर सन की लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी फूड की केमिकल एनर्जी में, तो ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इस लाइन को आप ऐड कर लीजिएगा। नाउ कैसा प्रोसेस है? यहां पर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, टूट नहीं रहा, बन रहा है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है और ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है। आइए अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि इस अर्थ पे, मैं इसे हटाती हूँ नहीं तो आप इसको ही देखते रहेंगे, कोई आपसे पूछे कि इस अर्थ पे जो जीवन है, लाइफ है, उसका आधार क्या है, उसकी बेसिस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? खाना, फूड। अगर फूड नहीं हो तो हम सब जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एल्गी हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हम सबको फूड चाहिए। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? खाना, फूड। और फूड का आधार क्या है? कहाँ से मिल रहा है हमें फूड? प्लांट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर कैसे बनाते हैं? सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस, अभी अभी हमने बात की। और इन प्लांट्स को शाकाहारी हर्बीवोर्स खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब। तो अल्टीमेटली उनको भी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। उन्हें मांसाहारी कार्निवोर्स खाते हैं, जैसे डॉग, कैट, लायन, फॉक्स, उन्हें भी अल्टीमेटली कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। और जो हमारी तरह ओमनीवोरस हैं, हम या तो डायरेक्ट फ्रूट वेजिटेबल खा लेते हैं, या हम नॉनवेज अगर खाते हैं तो सपोज किसी ने कोई चिकन खाया तो उस चिकन ने भी तो कुछ ना कुछ प्लांट खाया होगा, और उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया होगा। तो अल्टीमेटली हम सबको जो एनर्जी मिल रही है खाने में, वो अल्टीमेट सोर्स क्या है उसका? सन। So sun is the ultimate basis of life on earth. Sunlight is the ultimate basis of life on earth. Photosynthesis की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, वो प्राइमरी फूड सोर्स है, प्राइमरी, वरना पेड़ ही खाना नहीं बना पाएंगे और हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर सब भूखे मर जाएंगे। सो इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। और क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो निकल रही है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, हमें पता है हम सबको ऑक्सीजन चाहिए इनहेल करने के लिए, इसी ऑक्सीजन को यूज करके तो फिर हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था, याद है आपको? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा, और ATP फॉर्म करते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंस है इसकी, पहला प्राइमरी फूड सोर्स, सबको खाना इससे मिल रहा है, और दूसरा ये एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करवाता है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए इसको देखते हैं। अब मैं इसे आगे बढ़ाती हूँ स्लाइड को। The use of energy from sunlight by plants is the basis of life on earth. Food represents, खाना क्या है? सन रेज की जो एनर्जी है उसी का स्टोर्ड फॉर्म है। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। स्टूडेंट्स, ये जो फोटोसिंथेसिस की नॉलेज हमें आज है, ये जो मैंने आपको 1 सेकेंड में बोल दिया कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती, ये जो मैंने आपको हाल बोल दिया कि वाटर ऑक्सीडाइज होता है, CO2 रिड्यूस होती है, या जो मैंने आपको कह दिया कि सनलाइट
में ही के ही प्रेजेंस में खाना बनता है, वो मस्ट है। या मैंने जो आपको कह दिया क्लोरोफिल मस्ट है, ग्रीन पार्ट्स ही बनाते हैं। ये सब आज बोलना बड़ा आसान है। या CO2 से खाना बनता है, CO2 ज़रूरी है, ये सब आज बोलना बहुत आसान है, लेकिन कई सालों में धीरे 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 एक्सपेरिमेंट्स होते गए, अलग अलग साइंटिस्ट रिसर्चेस करते गए, तब जाकर हमें आज की ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो आइए उन सब साइंटिस्ट को ऑनर करते हैं, उन सब साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो आपको बहुत मजे आएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं बताने वाली हूं आपको, उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि लाइट और क्लोरोफिल यानी ग्रीन पार्ट्स जो हैं ये मस्ट है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। क्या हुआ, यहाँ अच्छी बात है कि हमको साइंटिस्ट का नाम नहीं पढ़ना, ये बहुत पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक प्लांट लिया, ये पॉटेड प्लांट है, पॉट में लगा हुआ एक प्लांट है, और ऐसा पेड़ था ये जिसकी पत्तियां वेरीगेटेड थी, मतलब पूरी ग्रीन नहीं थी, उसमें बीच बीच में स्पॉट्स थे, दाग थे। तो सपोज ये लीव, ये बीच बीच के स्पॉट्स वेरीगेटेड। अब क्या करा, कुछ लीव्स को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, पूरा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मैं यहां लिख देती हूं, पॉटेड प्लांट है ये, विथ कैसी लीव्स है, वेरीगेटेड लीव्स, वेरीगेटेड लीव्स। और इसमें से फ्यू लीव्स जो हैं उन्हें क्या किया गया, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, काला पेपर, तो इसके थ्रू लाइट अंदर नहीं जा सकती है, राइट, ब्लैक पेपर। और अब इस प्लांट को सनलाइट से एक्सपोजर दिया गया, ठीक है, सनलाइट से एक्सपोजर दिया, और थोड़ी देर बाद मैं यहां लिख देती हूं, इसे इल्यूमिनेट किया, यानी सनलाइट से एक्सपोज किया फॉर 2 to 3 आवर्स। और उसके बाद इन पत्तियों को प्लक कर लिया, कुछ जो ब्लैक पेपर से कवर थी उन्हें तोड़ा, और कुछ जो कवर्ड नहीं थी उन्हें तोड़ा। तो इसके बाद में क्या किया, प्लक फ्यू कवर्ड एंड फ्यू अनकवर्ड लीव्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं रटना है। और इन पे स्टार्च टेस्ट लगाया गया, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो खाना बना होगा, ग्लूकोज बना होगा, और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो हमें यही तो पता करना है। तो स्टार्च टेस्ट लगाया। स्टार्च टेस्ट में हमें पता है आयोडीन होता है। अगर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव होता है, अगर स्टार्च बना है, तो आयोडीन ब्लू कलर दे देगा, और अगर नहीं तो ब्लू कलर नहीं आएगा। तो अगर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव है तो ब्लू कलर आएगा, वरना नहीं आएगा। यही हमें टेस्ट करना है। तो क्या पाया उन्होंने कि जो लीव्स ब्लैक पेपर से कवर्ड थी, ब्लैक पेपर कवर्ड लीव्स, उनमें ये स्टार्च टेस्ट क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव आया। वैसी की वैसी दिखी, वो जैसी थी वैसी की वैसी दिखी, कोई ब्लू ब्लू कलर नहीं आया, कोई स्टार्च की स्टेनिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ जो लीव्स एक्सपोज्ड थी सन से, एक्सपोज्ड टू सनलाइट थी, उनमें भी क्या देखा, उनमें क्या देखा कि जिस एरिया में ग्रीन कलर की पत्ती थी वहां तो ब्लू कलर आ गया, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ गया, और जहां पर ग्रीन कलर नहीं था पत्ती का, येलो कलर था, वहां पर ब्लू कलर नहीं आया। तो ये वाला जो पार्ट है ग्रीन पार्ट, वो तो ब्लू हो गया, यानी पॉजिटिव टेस्ट हो गया, और जो ये पार्ट्स थे, जो ग्रीन पार्ट्स नहीं थे, हम कह सकते हैं नॉन ग्रीन या येलो पार्ट्स, नॉन ग्रीन, ये ब्लू कलर नहीं हुए, यानी नेगेटिव आ गया। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो आप, भाई बड़ा आसान है। अगर पूरा काला कवर किया है तो कहीं पर भी स्टार्च नहीं बना,
कहीं पर भी ब्लू कलर नहीं आया स्टार्च या आयोडीन टेस्ट से, मतलब स्टार्च बना ही नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर ब्लैक पेपर से कवर किया है, अगर सनलाइट नहीं पहुंची तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसने क्या बताया, लाइट का इंपॉर्टेंस, सनलाइट का इंपॉर्टेंस, सनलाइट चाहिए ही चाहिए, ये इससे पता चल गया। नाउ यहां पर पूरी पत्ती को सनलाइट से एक्सपोज किया था, लेकिन पूरी लीफ ने ब्लू कलर नहीं दिया, आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिया, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ने दिया। तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट तो जरूरी है पर साथ में वो ग्रीन पार्ट भी जरूरी है। आज हम जानते हैं कि वो ग्रीन पार्ट का मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। तो इससे प्रूफ हुआ कि लाइट जरूरी है और इससे प्रूफ हुआ कि क्लोरोफिल भी जरूरी है, और इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ लाइट और क्लोरोफिल की नेसेसिटी, जरूरत, नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लीज नोट दिस। तो इससे समझ में आया कि लाइट और क्लोरोफिल दोनों जरूरी है। अब अभी तक ये नहीं पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, नहीं होता है, ऑक्सीजन वाटर से आता है, CO2 से आता है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, पहला एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट और क्लोरोफिल का रोल पक्का किया फोटोसिंथेसिस में। सेकेंड अब हम करने वाले हैं CO2 का रोल, और इसे मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आइए समझते हैं। सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉल्ड मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया देखिए, फिर से एक पॉटेड प्लांट लिया, ये लिया, ये लीव्स है। अब इसमें क्या किया, इस लीफ को, ये वैरीगेटेड लीफ नहीं है, नॉर्मल लीफ है, एक स्टूडेंट्स एक केमिकल आता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर काबिलियत होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की। तो एक कॉटन ली और उस कॉटन को KOH से अच्छे से सोक कर लिया और इस लीफ को पार्शियली उसके अंदर डिप किया। मतलब क्या किया, जैसे ये बॉटल है सपोज, इसमें लेट्स से ये KOH है, KOH सोक्ड कॉटन है, इसमें KOH सोक्ड कॉटन है, ठीक है। और ये क्या कर सकती है, इट एब्जॉर्ब CO2, ये इसकी प्रॉपर्टी है जो साइंटिस्ट को ऑलरेडी मालूम थी। और इस लीफ का इतना पार्ट इसके अंदर डिप करवा दिया, इसके अंदर मैं ऐसे कर देती हूँ, ये इस तरह से डिप हो गया इसमें, और सनलाइट का एक्सपोजर दे दिया इसको। और इसके बाद में सेम वही स्टार्च टेस्ट किया, इसको प्लग कर लिया, प्लग करके स्टार्च टेस्ट किया। अब क्या देखा साइंटिस्ट ने, सपोज ये वो लीफ है, तो उन्होंने देखा कि जो हिस्सा इस बॉटल के अंदर था, KOH वाली कॉटन के कांटेक्ट में था, वो नेगेटिव था टेस्ट के लिए, नेगेटिव। और जो पार्ट इसके अंदर नहीं था, ये ब्लू कलर का हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ब्लू कलर का। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों पार्ट्स को सनलाइट एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस है, कोई ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, दोनों पार्ट्स ग्रीन भी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इस पे क्लोरोफिल है, इस पे नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों पे लाइट है, दोनों पे क्लोरोफिल है, लेकिन फिर भी एक के अंदर स्टार्च खाना बन रहा है और एक के अंदर नहीं बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको CO2 नहीं मिल रही, क्योंकि एयर के थ्रू तो दोनों के स्टोमेटा के थ्रू पूरी लीफ में CO2 आ रहा है, लेकिन इसका CO2 ये कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस पत्ती के पास, इस हिस्से के पास CO2 नहीं रहता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। भले ही उसके पास में क्लोरोफिल है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है, फिर भी वो स्टार्च, ग्लूकोज नहीं बनाएगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। जबकि इस पार्ट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपना CO2 को यूज कर पा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि CO2 इज नेसेसरी। तो इसमें हमने क्या किया, आधी पत्ती अंदर आधी पत्ती बाहर, इसीलिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, राइट। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इन दो एक्सपेरिमेंट्स को स्टूडेंट्स अर्ली एक्सपेरिमेंट्स माना जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हम पहले एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और फिर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करेंगे। नाउ थर्ड,
थर्ड क्या, मैं यहाँ पर एक नोट की तरह लिख देती हूँ क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी पर एक क्वेश्चन आता है। एक साइंटिस्ट हुए स्टूडेंट स्टीफन हेल्स, इसको नोट करिएगा, स्टीफन हेल्स। इनको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। हालांकि बहुत सालों में जाकर 1700 से कहानी शुरू हुई है और 1800s और 1900s में जाकर तब जाके हमें सब कुछ पता चल पाया है फोटोसिंथेसिस के बारे में। बट फिर भी जो डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका क्रेडिट जाता है स्टीफन हेल्स को, और इन्हें स्टूडेंट्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, जनक कौन है? वो है स्टीफन हेल्स। चलिए अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे जैसे समय गुजरा एक साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ नंबर 3 लिख देती हूँ क्योंकि फर्स्ट हमने लाइट और क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस देखी, सेकेंड हमने CO2 जरूरी है इसको समझा। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट पर आ रहे हैं। जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, प्रीस्ट, पुजारी से आप याद रख सकते हो, जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्ले। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया 1770 में, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, मतलब ऐसा जार जो ऐसा बेल शेप से कवर था, ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने एक मोमबत्ती रख दी जलाकर, ये मोमबत्ती जला दी, ये जल रही है बढ़िया, और एक चूहा भी रख दिया। बचपन में अपन चूहा बनाते थे ना, वैसे ही मैं चूहा बना रही हूँ। ये चूहा और ये चूहे की पूंछ भी बना देते हैं, ये आंख भी बना देते हैं। और उन्होंने देखा एक जलती हुई कैंडल, यानी बर्निंग कैंडल, और एक लाइव यानी जिंदा माउस। कुछ देर के बाद, अब ये बेल जार है, मतलब पूरा कवर्ड है, इसके अंदर बाहर से कोई ऑक्सीजन, कोई एयर नहीं आ रही, बाहर कुछ नहीं जा रहा, पूरा कवर्ड है। आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये चूहा भी बेहोश हुआ और थोड़ी देर में मर गया, और ये लाइट भी, कैंडल भी बुझ गई। तो इन्होंने क्या देखा, मैं रफ बना देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। ये कैंडल बुझ गई और ये चूहा बेचारा ये मर गया। इतने लंबे पैर नहीं है इसके, ये मर गया। तो क्या देखा उन्होंने, माउस फेंटेड एंड डाइड, और कैंडल बुझ गई, बंद हो गई, यानी एक्सटिंग्विश्ड। ये उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उनको ये समझ में आया कि जरूर इस कैंडल से, और ये जो माउस चूहा जब ब्रीदिंग कर रहा है, एक्सहेलेशन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है। उन्हें नहीं पता था, अभी तक ऑक्सीजन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो इस जार के अंदर जो हवा है उसे खराब कर देता है, उसको फाउल कर देता है, सड़ा देता है, और इसीलिए ये दोनों थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो पहला काम किया। अब इन्होंने सेकंड स्टेज में क्या किया, सेम वही बेल जार लिया, सेम उसमें एक जलती हुई कैंडल रखी, फिर से सेम उसमें वो हंसता खेलता चूहा रखा, और साथ में एक पुदीने का पेड़, एक मिंट का प्लांट भी रख दिया। ये मिंट प्लांट, राइट। तो उन्होंने नया क्या कर दिया, एक मिंट प्लांट, साथ में वही लाइव माउस और बर्निंग कैंडल। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा, उनको लग रहा था ये फिर से मरेंगे, बट ये नहीं मरे। कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न, वो जलती रही। माउस जिंदा रहा, रिमेन्ड अलाइव, और यहां उनके दिमाग में घंटी बजी, बेल जार घंटी बजी। उनने कहा यार ये ऐसा क्या हो गया, इसमें और इसमें एक ही तो अंतर है कि यहाँ मैंने पेड़ नहीं लगाया, वहां पेड़ लगाया। तो उनको ये समझ में आया कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उस बर्निंग कैंडल और माउस की ब्रीदिंग से निकलता है जो
उस हवा को पॉल्यूट करता है जो जार के अंदर है, लेकिन प्लांट उसको प्योरीफाई कर देते हैं, उसको रीस्टोर कर देते हैं। और आज की तारीख में हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि उस बर्निंग कैंडल से, हमारी एक्सहेलेशन से CO2 रिलीज होती है, और वो CO2 अगर प्लांट नहीं है तो सफोकेशन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है फ्रेश, CO2 रिलीज होती जा रही है, हाइपरकैप्निया होगा, दम घुट के सफोकेशन से कैंडल बंद हो रही थी और माउस मर रहा था। बट अब हम जानते हैं कि जैसे आप एक प्लांट लगाएंगे तो उस CO2 को वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो भले ही वो जार कवर्ड है, फिर भी उसमें ऑक्सीजन आ रही है प्लांट से, बिकॉज ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस तरह से वो कैंडल भी जलती रहेगी और माउस भी जिंदा रहेगा। तो उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी 1774 में। ये एक्सपेरिमेंट 1770 में हुए थे, बट ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी 1774 में। सो वेरी फेमस बेल जार एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रीस्ली। आइए हम इसको देखते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक भी लर्न कर लेंगे ताकि हमें सब कुछ अच्छे से रिमेंबर हो जाए। सो नाउ जोसेफ प्रीस्ली 1733 से 1804 ये उनका जन्म और मरण है। आप नहीं याद रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ये याद होना चाहिए कि इन्होंने परफॉर्म कब किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट 1770 में। कैसे याद रख सकते हो? 7 7 1 और 0, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, इससे उन्होंने दो बातें प्रूफ की थी। एक, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, और नंबर 2, ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 4 साल बाद यानी 1774 में। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? हम इसे याद करेंगे पाओ से। पाओ, ये हमारी ट्रिक है। पाओ, पी से प्रिस्ली, जोसेफ प्रिस्ली। और प्रिस्ली ने क्या बताया था? ए मतलब एयर इंपॉर्टेंस इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, ये ए हो गया। और ओ का मतलब ऑक्सीजन डिस्कवरी। तो हमने सब कुछ याद कर लिया एक सिंपल सी ट्रिक से। पाओ, पाओ मतलब प्रीस्ली ने एयर की इंपॉर्टेंस बताई थी ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में और ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट 1770 में परफॉर्म किए थे। आइए देखते हैं, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। स्टीवन हेल्स आप लिख चुके होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, जलती हुई कैंडल, जिंदा माउस, हंसता खेलता, ये दोनों ही बुझ गए क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं लगा हुआ है। CO2 सफोकेशन से मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। यहाँ पर एक मिंट का प्लांट, एक क्वेश्चन पूछते हैं, मिंट का प्लांट उन्होंने यूज किया था, यहाँ पर ये सब कुछ हंसता खेलता रहा। सो ये जो मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यानी कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने फाइनली ये कहा कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस, बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस जो कुछ भी रिमूव कर देते हैं, क्या रिमूव कर देते हैं? ऑक्सीजन सारा कंज्यूम कर लेते हैं। उसे कौन रीस्टोर करता है? प्लांट्स। उस जार के अंदर जो हवा है उसमें से सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया इस जलती हुई कैंडल और ब्रीदिंग माउस ने, और उसको रीस्टोर कर दिया मिंट के प्लांट ने। हम जानते हैं क्योंकि अब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इसीलिए उसमें ऑक्सीजन निकल रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो उनका कंक्लूजन ये था दैट प्लांट्स रीस्टोर टू द एयर व्हाट द बर्निंग कैंडल एंड द ब्रीदिंग माउथ रिमूव्ड। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है नंबर 4, कुछ सालों के बाद में एक और साइंटिस्ट हुए स्टूडेंट्स। आप ऐसे याद रख सकते हो, जनवरी में, ये जो प्रीस्ट है ये जनवरी में ये तंग आ गए सबसे, इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम वाइम नहीं मिल पाता था, तो इन्होंने एक इंजन में जाकर अपना घर बना लिया। रेलवे स्टेशन के पास घर था, वहाँ एक इंजन पड़ा था खाली ट्रेन का, उसमें घर बना लिया। तो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं जैन इंजन हाउस। अब देखो भाई, स्पेलिंग का ध्यान रखना, ऐसा नहीं इंजन की ENGINE लिख दो आप, या हाउस की HOUSE लिख दो, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस ने क्या किया समझिए, फिर हम एक ट्रिक से सब याद कर लेंगे। इन्होंने सेम जो एक्सपेरिमेंट्स प्रीस्ली कर रहे थे, सेम एक्सपेरिमेंट्स किए, बट एक चेंज कर दिया।
इन्होंने क्या चेंज करा, सेम एक्सपेरिमेंट सनलाइट में किया, वही बेल जार वाला, और सेम एक्सपेरिमेंट डार्कनेस में किया। तो इन्होंने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए, बट प्रीस्ली ने तो सब सनलाइट में ही किया था, इन्होंने डार्क में भी किए और लाइट में भी किए, सनलाइट में भी किए। तो इन्होंने क्या पाया कि उस बेल जार के अंदर, सपोज करो रात में अंधेरे में आपने वो मिंट प्लांट प्लेस कर भी दिया, तो क्या रात को फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं। क्या रात को ऑक्सीजन रिलीज होगी? नहीं। तो फिर से वो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग माउस जो है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिस्टोर नहीं होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वो डाई एंड एक्सटिंग्विश हो गई, माउस मर गया और कैंडल बुझ गई, जबकि यहाँ पर वो सरवाइव कर गए। तो इन्होंने ये बताया कि ये तो सही है कि प्लांट्स जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं उस चीज को जो कि माउस और कैंडल कंज्यूम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कब कर सकते हैं? लाइट में। तो इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई लाइट की इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट मस्ट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्वाटिक प्लांट लिया, पानी वाला प्लांट, हाइड्रिला। क्वेश्चन आता है किस साइंटिस्ट ने किस पर वर्क किया, ये क्वेश्चन आता है, हाइड्रिला। और इन्होंने क्या किया, लेट्स से ये हाइड्रिला, ये पानी है पूरा, यहां पर ये हाइड्रिला प्लांट है, इन्होंने ऐसे इसे लाइट को एक्सपोज किया। तो इन्होंने क्या देखा, अगर ये सनलाइट है, हाइड्रिला है, फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और पानी में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो बुलबुले बबल्स दिखेंगे, तो इन्हें बबल्स दिखे। पर इन्होंने क्या देखा कि ये बबल्स सिर्फ उस प्लांट के जो ग्रीन पार्ट से वहां से निकल रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो सिर्फ कहां पे दिख रहे हैं? जो ग्रीन पार्ट्स हैं, नॉन ग्रीन पार्ट्स में नहीं दिख रहे हैं। तो इन्होंने दो बातें प्रूव करी, वन कि डार्कनेस में वो पेड़ भी नहीं बचा सकता, उन्हें सनलाइट जरूरी है, और दूसरा सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके लिए हम एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक पढ़ लेते हैं, और ट्रिक है, आप सबके पास होगा जियो का, रिलायंस का फोन। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, जियो रिलायंस। कैसे याद रखेंगे? जैन इंजन हाउस, राइट? सो जैन, और ये हो गया इंजन हाउस। और ओ मीन्स इन्होंने क्या बताया था, ये वाला पॉइंट, कि ऑक्सीजन बबल सिर्फ ग्रीन पार्ट से आते हैं। तो ऑक्सीजन हम कैसे पढ़ेंगे इसे? ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग लाइट एंड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रात को भी करके देखा था, तब इन्होंने देखा कि अंधेरे में तो ग्रीन पार्ट से के पास भी बबल्स नहीं दिख रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया था, दोनों तरह से प्रूव किया था, बेल जार वाले सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करके भी प्रूव किया कि लाइट जरूरी है, और वाटर प्लांट पर भी प्रूव किया कि सनलाइट के टाइम ही बबल्स दिखते हैं ऑक्सीजन के, अंधेरे में अगर करेंगे तो बबल्स नहीं दिखेंगे। यानी ऑक्सीजन रिलीज सिर्फ और सिर्फ लाइट में होता है और सिर्फ ग्रीन पार्ट से होता है। ये सब कुछ इन्होंने बताया था। आइए देखते हैं। So now जैन इंजन हाउस 1730 से 1799, बट ये एक्सपेरिमेंट्स हुए 1779। आप ईयर याद नहीं रखोगे चलेगा, बट ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्रीस्ली ने 1770 में एक्सपेरिमेंट्स किए, 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, और 1779 में जाके पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ लाइट के टाइम रिलीज होगी और सिर्फ ग्रीन पार्ट से रिलीज होगी। सो ही शोड द इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट टू प्लांट्स एंड ही टुक एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला, और जो बबल्स हैं वो रात को नहीं बनते, सिर्फ दिन में बनते हैं और सिर्फ ग्रीन पार्ट से बनते हैं। ये दोनों बातें उन्होंने बताई थी कि सिर्फ लाइट में बनेंगे ऑक्सीजन बबल्स और सिर्फ ग्रीन पार्ट से बनेंगे, राइट नाउ। तो यहां पर हमारी ट्रिक हो गई जियो रिलायंस, यानी ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज होती है लाइट के टाइम पर और ग्रीन पार्ट से। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए
उनका नाम है सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने ये बताया कि जूलियस वॉन सैक्स ने कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी प्लांट्स शुगर फॉर्म करते हैं विच इज ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो सिंथेसाइज क्या होता है, ग्लूकोज, स्टोर क्या होता है, स्टार्च। ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो शुगर का फॉर्मेशन होता है ये कुछ स्पेशल बॉडीज हैं। ग्रीन पार्ट्स में होता है ये तो पता चल गया इनके पहले तक, लेकिन ग्रीन पार्ट्स में भी ऐसा नहीं पूरे पार्ट में, उसके अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज हैं जहां पर ये फॉर्म होता है। और आज हम जानते हैं कि उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो आज हम जानते हैं, पहले तब तक क्लोरोप्लास्ट, आज तो बड़ा आसान है। आप बोलोगे मैम आपको नहीं पता क्या, ये तो बड़ा आसान है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, बट ये तब नहीं पता था। तो इन्होंने बताया कि प्लांट्स फॉर्म करते हैं शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्पेशल बॉडीज में फोटोसिंथेसिस होता है, टुडे नोन एज क्लोरोप्लास्ट। हम इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये प्रीस्ट जो जनवरी में इंजन में अपना घर हाउस बना लिया था, वो बड़ा सच्चा बोलते थे, सैक्स, सच, एस 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 एंड एस, ऑल एस। चलिए आइए देखते हैं। सो जूलियस वॉन सैक्स, अब कहानी 1854 में पहुंच गई। 1779 से 1854 कितने साल और निकल गए, और अभी भी फोटोसिंथेसिस के बारे में रिसर्चेस हो रही हैं। इन्होंने बताया कि ग्लूकोज बनता है ग्रीन पार्ट्स में, स्टोर होता है स्टार्च में, और इन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस है जिसे आज हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो लोकेटेड है स्पेशल बॉडीज में जिन्हें आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एस से सैक्स, एस से शुगर यानी ग्लूकोज, एस से स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज, और एस से स्पेशल बॉडीज यानी क्लोरोप्लास्ट। नाउ इनके बाद में बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट आए हैं, एंजलमैन। इनका पूरा नाम है T.W. एंजलमैन। 1854 से अब कहानी आपकी पहुंच गई है 1888 पे ऑलमोस्ट। इन्होंने क्या बताया, ये एक स्टेप और आगे बढ़े। अभी तक ये पता चल गया कि लाइट जरूरी है, डार्कनेस में नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होगा, नॉन ग्रीन पार्ट्स में नहीं होगा। CO2 जरूरी है, बिना CO2 के नहीं होगा, ये सब बता दिया गया है। ग्लूकोज बनता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये भी बता दिया गया। कोई स्पेशल बॉडी है क्लोरोप्लास्ट, उनमें कोई स्पेशल ग्रीन सब्सटेंस है क्लोरोफिल जो ये काम करता है, ये भी बता दिया। पर अभी तक ये नहीं पता चला था स्टूडेंट्स कि क्या कहना चाहिए, जो लाइट है, सनलाइट है, क्या वो पूरी की पूरी सनलाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है या उसकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो हेल्प करती है। ये इन्होंने बताया। कैसे, समझिएगा। इन्होंने ग्रीन आल्गा लिया, एक सिंगल सेल ग्रीन आल्गा जिसे क्लैडोफोरा कहते हैं। हालांकि इन्होंने स्पाइरोगायरा पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट अगर एक ऑप्शन पूछेंगे जनरली जो कॉमनली आता है वो स्पाइरोगायरा पे आता है, सॉरी क्लैडोफोरा पे आता है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सस्पेंशन बनाया और इसमें इन्होंने ये क्लैडोफोरा को प्लेस कर दिया। ये क्लैडोफोरा और उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रीन एल्गी है तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा, तो ये हो गए क्लैडोफोरा। और यहां पर कुछ बैक्टीरिया भी डाल दिए, ये सपोज बैक्टीरिया है इस सस्पेंशन में, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में इन्होंने ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा को ऐड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सन से जो लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, उस व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू निकलने दिया। तो सपोज ये प्रिज्म है, इस पर कौन सी लाइट आई, व्हाइट लाइट, सन से, व्हाइट लाइट फ्रॉम सन। जब ये प्रिज्म के थ्रू निकलेगी तो ये ब्रेक होगी अलग अलग वेवलेंथ में, राइट। तो हमें पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन वेवलेंथ में ब्रेक होगी। जैसे इंद्रधनुष बनता है हम जानते हैं,
सो इस तरह से ये ब्रेक हुई ऐसे, ठीक है। आज की तारीख में हम जानते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की कहानी होती है, बट अभी नहीं पता था कुछ भी। अब इनको ये देखना था कि पूरी सनलाइट कोई भी वेवलेंथ की हो उसमें बराबर फोटोसिंथेसिस होता है या किसी वेवलेंथ में ज्यादा किसी वेवलेंथ में कम होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब इनको पता करना है कि कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है। देखो आप मुझे ये बताओ कि सपोज करो कि ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ के क्लोरोप्लास्ट ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा अगर ब्लू लाइट को, तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो उस ऑक्सीजन को ये एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे और ग्रो करेंगे। तो अगर पूरी लाइट में बराबर फोटोसिंथेसिस होगा तो सब जगह पे बराबर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लू वेवलेंथ वाला, वहां एक तो बहुत ग्रोथ हुई बैक्टीरिया की, और एक जो रेड वाला एरिया है वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। इसका मतलब यहां ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा हुआ है, इसका मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल ब्लू और रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताया था एंजलमैन ने। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं तो किस पर वर्क किया था, कैसे वर्क किया था, वो सब हमें पता होना चाहिए। इन्होंने प्रिज्म ली, लाइट को स्प्लिट किया, ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पे काम किया इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, और इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया वहां डेवलप होंगे जहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, यानी जहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। और क्या प्रूव किया था कि ब्लू और रेड लाइट पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा कौन सी लाइट काम करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, ब्लू और रेड। यानी हमें लाइट का काम करने का, एक्शन का स्पेक्ट्रम पता चला। ब्लू और रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए इनको क्रेडिट जाता है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को जो है क्या कहना चाहिए ना, डिस्क्राइब करने का, राइट। सो प्लीज नोट दिस। अब सबके लिए ट्रिक लिख रहे हैं तो यहां भी एक ट्रिक लिख लेते हैं। यहां पे हम कैसे याद रख सकते हैं, इंग्लिश एंड साइंस। साइंस मतलब इंग्लिश मतलब एंजलमैन, एंड मतलब देखो ए और एस, यानी पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही बताया था कि सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है। और सी मतलब साइंस का सी इन्होंने यूज किया था क्लैडोफोरा, जो कि ग्रीन एल्गा है विथ एरोबिक बैक्टीरिया। सो ए से एरोबिक बैक्टीरिया भी आ जाएगा। तो हमने अभी तक जोसेफ प्रिस्टली के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ा, उनके बाद में जैन इंजनहाउस के कंट्रीब्यूशन को पढ़ा, उसके बाद में सैक्स, जूलियस फॉन सैक्स के कंट्रीब्यूशन को पढ़ा, और उसके बाद में टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के कंट्रीब्यूशन को पढ़ा। आइए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जिनका नाम है नील। नील, नील मतलब नीला। नीला क्या होता है, आकाश, और क्या होता है, पानी। अब आप कहोगे मैम आप ये सब बात क्यों करने लग गए हो, ये तो हमें पता है। ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी से हम इनकी डिस्कवरी को भी याद करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट। नाउ अभी तक जो एक्सपेरिमेंटल जो एक हल्की सी आइडिया लगा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो भी कुछ अभी तक पता चला था कि लाइट ज़रूरी है, ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा होता है, कोई ग्रीन पिगमेंट ज़रूरी है, ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, CO2 ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, इन सब से एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन दी गई
19th सेंचुरी के मिडिल तक आ गए हैं, 1770, इनफैक्ट उसके पहले से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, 1770 में तो प्रीस्ली का एक्सपेरिमेंट ही हमें पता है, और करते 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 हम मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक आ गए हैं। क्या डेफिनेशन दी गई, क्या इक्वेशन दी गई? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होती है और CH2O बनता है। अब तब तक ये माना जाता था कि ये जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकल रही है, CO2 से। क्या माना जाता था कि ये कार्बन और ये वाटर मिलकर तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो जाती है, जो आज हम जानते हैं गलत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था प्रूव करना, पता करना, ये काम किया था नील ने। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7th, विच इज कैरोलस वैन नील। नाउ इन्होंने क्या किया समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है, वो CO2 से नहीं आती है। कैसे? इन्होंने क्या किया, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया लिए, पर्पल, ग्रीन, सल्फर बैक्टीरिया। तो इन्होंने किस पे काम किया? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। सल्फर बैक्टीरिया ये सल्फर रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ये बिना ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, ये एक अलग से पॉइंट है। बाकी हायर प्लांट्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। तो इन्होंने क्या करा, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया, उसको CO2 दिया और देखा कि ऑक्सीजन निकलता ही नहीं है। उसके पहले तक ये माना जाता था कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो CO2 से हो रहा है, तो अगर इसको CO2 दे रहे हैं, खाना बन रहा है, तो ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए, पर नहीं हुआ। तो क्या देखा उन्होंने, क्या रिएक्शन देखी उन्होंने कि CO2 को जब हाइड्रोजन सल्फाइड, एक्चुअली इस सल्फर बैक्टीरिया है यानी सल्फर रिलीज करेगा, तो ये H2S को किस में कन्वर्ट करेगा? ऑफ कोर्स सनलाइट तो चाहिए इसको। तो उन्होंने देखा कि इसमें CH2O तो बन रहा है, फूड तो बन रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, उसकी जगह पे ये सल्फर निकल रहा है, तो इसे आप सल्फर लिख सकते हो यहाँ। ये अगर पर्टिकुलरली सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, जनरल अगर बात करना है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, जो भी यहाँ है वो यहाँ निकल जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम है। अगर यहाँ H2O है तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? पानी से निकल रहा है, ना कि CO2 से निकल रहा है। अगर वो CO2 से निकल रहा होता तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, और इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया। हालांकि बाद में और एक्सपेरिमेंट से और प्रूफ, डबल बार बार प्रूफ किया गया कि जो ऑक्सीजन है वो पानी से, वाटर से आती है, ना कि CO2 से आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाटर में से हाइड्रोजन निकलते हैं, यानी वाटर ऑक्सीडाइज होता है, वो हाइड्रोजन को CO2 एक्सेप्ट करता है, यानी CO2 रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन वाटर वाली रिलीज होती है। यहां पर क्या होगा, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, इसका हाइड्रोजन निकल के यहां आ जाएगा और ये सल्फर रिलीज हो जाएगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब हम इसे कि कैसे याद करेंगे। हम इसको या तो ट्रिक से याद कर लो, नाउ। नाउ मीन्स नील, और नील ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, W मीन्स वाटर, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। या आप ऐसा भी याद रख सकते हो, नील, नील मतलब नीला, नीला मतलब पानी, आकाश का तो यहाँ लेना देना नहीं है, तो किससे आता है? वो पानी से आती है ऑक्सीजन। आइए देखते हैं। सो पहले तो क्वेश्चन आता है, इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था। इन्होंने ये बताया था कि हाइड्रोजन रिलीज होता है
एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से। वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वाटर हो सकता है, H2O, वो H2S हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, H2A, A मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, और वो रिड्यूस कर देगा CO2 को, यानी वो हाइड्रोजन CO2 के पास चला जाएगा, और जो रिलीज होगी ऑक्सीजन की वो पानी से होगी, वाटर से हो रही है, ना कि CO2 से। इस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया। नाउ he concluded that oxygen evolved from green plants comes from water and not from CO2। और बाद में एक और साइंटिस्ट आए जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने इस बात को और पुख्ता किया। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिव टेक्निक से उसको उन्होंने और पूरा पुख्ता किया, कैसे अभी हम बात करते हैं। तो अब करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, आइए देखते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। CO2 प्लस वाटर, हम हायर प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो हम वाटर को ही देख रहे हैं। सनलाइट या लाइट लिख दो, सनलाइट लिख दो, साथ में ऑफ कोर्स ग्रीन पार्ट्स में ही होगा तो क्लोरोफिल। इससे C6H12O6 प्लस वाटर भी रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अब कितने CO2 लगते हैं? 6। कितने वाटर लगते हैं, यूज होते हैं? 12। इन 12 में से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं? 6। कितने CO2 रिलीज होते हैं? 6। तो इक्वेशन क्या हो गई? 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस 6 H2O प्लस 6 O2। यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है वाटर वाला, वो रिलीज हो रहा है। चलो, अब इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कहां से आया है? कार्बन तो यहीं से आएगा, तो ये जो कार्बन है ये यहां गया। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसमें हाइड्रोजन कहां से आया है? यहां से। तो ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये एक तो यहां गया और एक ये वाटर के फॉर्म में भी रिलीज हो रहा है। तो पानी से तो ऑक्सीजन तो हटा दी इसने, देखो 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहां पे देखो 6 2 12। पानी वाले पूरे 12 एटम्स 6 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो गए। क्लियर? अब कितने बचे? 12 2 24 हाइड्रोजन बचे। ये 24 हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के पास जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, मतलब इनमें से कुछ तो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, CO2 को रिड्यूस करेंगे। तो ये देखिए 12 प्लस 12 24 हाइड्रोजन का हिसाब मिल गया। राइट नाउ, ये वाले ऑक्सीजन कहां से आए हैं? ये 6 और ये 6 स्टूडेंट्स, ये आए हैं CO2 से। 6 2 12। आइए तो मैं यहां बनाती हूं, ये ऑक्सीजन जो है ये इधर भी पहुंचा है और इस पानी में भी ये यहां से आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। यानी जो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, वो पूरे के पूरे 6 मॉलिक्यूल्स या 12 एटम्स ये वाटर वाले हैं, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन है या ये जो वाटर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन CO2 वाला है। राइट? बहुत अच्छे से समझ में आया। और ये फिर फाइनल इक्वेशन दी गई सारे स्टडी के बाद में। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यहां पर प्लीज यहां नोट करें, C6H12O6 ग्लूकोज है और ऑक्सीजन वाटर से रिलीज हुई है। ये सब कुछ नील के कंट्रीब्यूशन से फाइनली प्रूफ हुआ था। नाउ, जैसा मैंने आपसे कहा था, अगले साइंटिस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उन्होंने ये प्रूव किया था और भी स्टडीज के थ्रू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करके। आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक टीम थी साइंटिस्ट की, इसमें र्यूबन थे, कैमन थे और उनके कुछ और फ्रेंड्स थे। तो मैं यहां पर लिखती हूं नंबर 8, र्यूबन, कैमन और उनकी टीम, मतलब एटाल। कहानी पहुंच गई है आज़ादी के 6 साल पहले, 1941 में स्टार्ट हुई थी। 1770 में, 200 साल पहले, ऑलमोस्ट 200 साल पहले, प्रीस्ली के बेल जार एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट उससे भी पहले से चल रही थी और अब 1941 पे पहुंच गई है। मिड 90s में जाकर हमको इक्वेशन मिली थी। इन्होंने क्या किया? देखो इन्होंने क्या किया, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं रटना। इन्होंने
क्लोरेला को यूज किया, एक ग्रीन एल्गी को, क्लोरेला, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस देखा, ग्रीन एल्गी है ये। इन्होंने 2 टाइप के ऑक्सीजन ली, एक हैवी आइसोटोप, नॉर्मली क्या होता है ऑक्सीजन O16, अगर हमें हैवी आइसोटोप लेना है तो वो क्या होता है O18। ये हैवी वाला जो है ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है, नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव। और 16 वाला जो है वो हल्का है, लाइटर है, अनस्टेबल है और रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। इन्होंने क्या करा, जो पानी लिया, वाटर रॉ मटेरियल की तरह, वो उसमें जो ऑक्सीजन थी ना वो हैवी वाला लिया, और जो CO2 वाली ऑक्सीजन है वो लाइट वाली ली। अब तो बड़ा आसान है, आप प्रोडक्ट्स में देख लो क्या दिखेगा, बताइए आप। जो रिलीज हो रही है फाइनली फ्री एटमॉस्फेयर में वो O16 होगी कि O18? वो वाटर से आती है तो वो कौन सी निकली, O18। और जो ग्लूकोज में और वाटर में है वो कहां से आती है, CO2 से आती है, तो वो कौन सी वाली रिलीज हुई, 16 वाली। और इससे और ठप्पा सील एंड साइन हो गया कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए यहां पर देखते हैं। इन्होंने हैवी बट नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप को यूज किया, O18 को, और इससे इन्होंने प्रूव किया कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है। अब हम जानते हैं लाइट रिएक्शन के टाइम पर, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, CO2 से नहीं आती है। तो इस रिएक्शन में ये वाटर वाला O18 यहां रिलीज हो गया, जबकि जो CO2 वाला नॉर्मल 16 था ऑक्सीजन वो यहां पर मिला। राइट, प्लीज नोट दिस। तो अभी तक कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़ लिए। हमने पहले पढ़ा स्टीवन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। हमने समझा कि लाइट और क्लोरोफिल जरूरी है, ये वो वेरीगेटेड लीव्स वाले एक्सपेरिमेंट स्टार्च टेस्ट से पता करा। हमने समझा कि CO2 जरूरी है, ये वो KOH सोक्ड मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से पता करा। फिर जोसेफ प्रीस्ली ने 1770 में बताया कि एयर जरूरी है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स के लिए, उन्होंने ही 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर करी। उसके बाद ये प्रीस्ट जनवरी में इंजन में अपना हाउस बनाने गए, तो जैन इंजन हाउस ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करे सनलाइट और डार्क में, और बताया सनलाइट में ही प्लांट्स रीस्टोर करते हैं एयर में जो बर्निंग कैंडल और माउस ने कंज्यूम किया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही ऑक्सीजन बबल्स बनेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस होगा, हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करके। प्रीस्ली के लिए पाओ हमने ट्रिक बनाई, जैन इंजन हाउस के लिए जियो रिलायंस हमने ट्रिक बनाई। उसके बाद में सैक्स ने एस से सैक्स बताया कि शुगर ग्लूकोज फॉर्म होती है, स्टार्च एस से स्टोर होता है, और ये सब स्पेशल बॉडीज जिन्हें अब क्लोरोप्लास्ट जानते हैं उनमें ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद में हमने समझा कि एंजलमैन आए और एंजलमैन ने वर्क किया क्लैडोफोरा एल्गी पर, बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन पर, और बताया कि ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम O2 निकलेगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, मैक्सिमम बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया जिसको हमने इंग्लिश एंड साइंस की ट्रिक से लर्न किया था। और उसके बाद में नील ने बताया कि वो ऑक्सीजन जो है जो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो CO2 से नहीं आती, वाटर से आती है, बाय हिज वर्क ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और फाइनली इसको प्रूव किया हैवी रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यानी O18 को यूज करके र्यूबन, कामन और उनकी टीम ने। आइए अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने क्या किया, नंबर 9 स्टूडेंट्स। रॉबर्ट हिल ने भी एक्चुअली यही काम किया। एक्चुअली 3 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, देखिए। एक तो नील ने भी यही बताया था कि जो इन्होंने किस पे काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे, पर बताया यही था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है ना कि CO2 से। फिर र्यूबन, कामन एटाल, इन्होंने क्लोरेला पे काम किया लेकिन बताया वही सेम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करके। और फिर रॉबर्ट हिल ने भी यही बात बताई, बट इन्होंने एक हायर प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टिलेरिया पे काम किया, विच इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बताया
तीनों ने ही फाइनली पुख्ता करा कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। रॉबर्ट हिल ने क्या किया, उन्होंने स्टेलेरिया प्लांट की पत्तियों में से, लीव्स में से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया और उस क्लोरोप्लास्ट को इस सस्पेंशन में डाल दिया। ये सपोज क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लेट्स से दीज आर क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम स्टेलेरिया। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्किन पर काम किया था, एंजियोस्पर्मिक पेड़ है, ग्रीन प्लांट है। इस सस्पेंशन में वाटर था पर CO2 नहीं दी, सनलाइट से एक्सपोजर कर दिया। अगर ऑक्सीजन CO2 से आती तो फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिलीज ही नहीं होती, यहां बबल्स ही नहीं बनते। बट ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकडाउन से आती है, फोटोलाइसिस से। जब सनलाइट पड़ती है और पानी ब्रेक होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है, तब ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उन्हें बबल्स दिखे। ये प्रूव करता है कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती, वरना इस सस्पेंशन में नहीं बनती। ये अलग बात है स्टूडेंट्स की, बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीजन का एक्सेप्टर तो होगा, लेकिन सॉरी हाइड्रोजन का एक्सेप्टर तो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है पर हाइड्रोजन भी तो है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में तो CO2 उसको एक्सेप्ट करता है, बट उसके पहले कौन एक्सेप्ट करता है? आज की तारीख में हम जानते हैं NADP करता है। तो उन्होंने बताया था कि कोई ना कोई ऐसा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है, नेचुरल में NADP है, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल एक्सेप्टर्स को यूज किया था और उससे ये सब कुछ प्रूफ किया था। तो जो लाइट रिएक्शंस हैं, आज की तारीख में हम जानते हैं कि दिन के समय लाइट के टाइम पर फोटोलाइसिस होता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं, वाटर टूटता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ATP और NADP फॉर्म होते हैं डे टाइम पर, और फिर डार्क टाइम पर इनको यूज करके CO2 फिक्स होता है, यानी CO2 रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हम आगे कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे, वो हम आज जानते हैं। तो वो जो लाइट रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हें जाता है, क्योंकि उसी में हम जानते हैं कि फोटोलाइसिस होता है। तो उन रिएक्शंस को लाइट रिएक्शंस या हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, उसका क्रेडिट जाता है। दूसरा इन्होंने बताया था कि इस टाइम पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी लाइट के पड़ने से वाटर टूटता है और इसी से ऑक्सीजन फिर रिलीज होता है। सो रॉबर्ट हिल ने पहला क्वेश्चन स्टेलेरिया प्लांट के क्लोरोप्लास्ट पे वर्क किया था। उन्होंने बताया था कि प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करते हैं रिड्यूसिंग पावर जनरेट करने के लिए। लाइटली वाटर ब्रेक हुआ, यानी वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन जा रहा है, रिमूव हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये अब रिड्यूसिंग पावर है, क्योंकि ये किसी रिड्यूसिबल कंपाउंड में ऐड होगा और उसको रिड्यूस करेगा और फूड बनाएगा। दूसरा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिन्हें हिल रिएक्शन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट। और तीसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है लाइट रिएक्शन में और उससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ये भी इन्होंने बताया था। नाउ नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, वो है साइंटिस्ट इमर्सन। अब इनकी बहुत सारी डिटेल्स में अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने भी क्लोरेला पे वर्क किया था, एल्गी पे, ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे, और इन्होंने ये बताया था, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, कि जो आज की तारीख में हम जानते हैं ना कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, ज़ैंथोफिल्स, ये सब लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस हैं। तो इन्होंने बताया था कि ये ग्रुप्स में रहते हैं और एक्चुअली ये दो तरह का सिस्टम बनाते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये क्या होता है अभी सब भूल जाना, बहुत डिटेल में अपन एमर्सन के कंट्रीब्यूशन, फोटो सिस्टम्स, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि इन्होंने ये बोला था कि दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और क्लोरेला पे काम किया था, बस कहानी खत्म। चलिए तो यहाँ देखते हैं हम, यही जो मैंने आपको बताया, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 फोटो सिस्टम्स एंड ही वर्कड ऑन क्लोरेला। सो विद द स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत
इंपॉर्टेंट 10 साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस 1 स्टीवन हेल्स यानी 11 साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़े फोटोसिंथेसिस में। हमने समझा कि कैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका जो सारी डिटेल्स आज हमें मालूम है वो कितने इयर्स के एक्सपीरियंस से मालूम है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है फूड का। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी यूज हो रही है। वो एक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है, कुछ कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है। वो बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। सनलाइट जो है दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है फोटोसिंथेसिस, वही ऑक्सीजन का रिलीज करवाता है एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए मस्ट है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। और कैसे सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट उसके लिए मस्ट है, CO2 मस्ट है, वाटर मस्ट है। कैसे ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो सिर्फ वाटर से होती है, CO2 से नहीं होती है। ये सारी बातें हमने आज पढ़ी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हमने बात करी, उसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली ग्रीन पार्ट्स में या ग्रीन लीव्स में भी कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फिर हम समझेंगे कि आखिर उन साइट्स के पास ऐसे कौन से पिगमेंट्स हैं, वो ग्रीन कलर्ड कलरफुल कौन से पिगमेंट्स हैं जो लाइट एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बहुत कुछ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।